हाय एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है और इस एग्ज़ाम के बाद दो तीन टाइप के अलग अलग स्टूडेंट्स निकल के आएंगे। पहले वो जिनको पता है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, अब हम मेंस की तैयारी करते हैं। दूसरे वो जिनको क्लियर है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो अब मुझे मेंस की तैयारी नहीं करनी है, मुझे अगले साल के हिसाब से तैयारी करनी है। और तीसरे स्टूडेंट्स वो जो कंफ्यूज्ड हैं या फिर जिनके मार्क्स मार्जिन पे हैं, 80 टू 90 की रेंज में हैं, जिनको पता नहीं है तैयारी करें कि ना करें। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स मार्जिन पे हैं, कट ऑफ के आसपास हैं, आई वुड रेकमेंड कि तैयारी करो। तैयारी करने से कोई नुकसान नहीं होगा, मेंस की तैयारी करो। और अगर तैयारी नहीं करी और फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो तुम्हें लगेगा यार मैंने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। दैट शुड नॉट बी डन, दैट वुड बी स्टूपिड, दैट वुड बी फुलिश। अगर वो करते हो तो आईएएस बनने के लायक भी नहीं हो। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मार्जिन पे हैं, कट ऑफ के आसपास हैं, 80 टू 90 की रेंज में हैं, उनको तो तैयारी करनी ही चाहिए। फॉरगेट अबाउट योर मार्क्स, जब रिजल्ट आएगा तब की तब देखना। अभी के लिए अगले 15-20 दिन अज्यूम कि मेरा तो प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और मैं मेंस दे रहा हूँ। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग टाइम टेबल दूंगा, वो आप देख सकते हो। ये वीडियो उनके लिए है जिनका क्लियर है कि यार मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, उनको क्लैरिटी मिल गई है। मेरे 70 से कम नंबर हैं, 75 के आसपास हैं, तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत कम है कि मेरा क्लियर होगा। तो मैं ना छोड़ देता हूँ अभी के लिए। लेट मी थिंक व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं जिन स्टेप्स में मुझे लगता है आपको ध्यान देना चाहिए। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहला स्टेप जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, मैं भी करता था जब मैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देता था, इंटरव्यू तक पहुंचता था तब भी करता था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी करते हैं क्योंकि मुश्किल लगता है और क्योंकि डरावना लगता है। स्पेंड 1 वीक, एट द मोस्ट 1 वीक, टू एनालाइज ऑल द रीजंस बिहाइंड फेलियर। अगर आपने तैयारी अच्छे से करी थी फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या तैयारी अच्छे से नहीं भी करी थी फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो भी बैठो और लिखो मल्टीपल रीजंस। दे विल नॉट बी वन रीजन, मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है ना? क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिए जिससे आपको फिगर आउट करना आसान हो कि यार मेरा तो सिलेबस इनकम्प्लीट था, इसकी वजह से 20 25 30 क्वेश्चन तो मैं समझ ही नहीं पाया। मैं पॉलिटी पढ़ के नहीं गया था, मैं हिस्ट्री पढ़ के नहीं गया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैं एग्जाम में काफ़ी पैनिक कर गया जिसकी वजह से, या फिर टाइम मैंने बहुत लिया जिसकी वजह से मैं मैनेज नहीं कर पाया पेपर को। दैट माइट बी अ रीज़न। करंट अफेयर्स मेरे इनकम्प्लीट थे और करंट अफेयर्स हैवी पेपर था, तो उसकी वजह से 15-20 क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गए, वहाँ पे मैंने काफ़ी लूज़ किया। रिवीजन मैंने नहीं किया था, पढ़ा मैंने बहुत था, रिवीजन नहीं किया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं कंफ्यूज हो गया कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, बी सही है, सी सही है, तो कन्फ्यूजन बहुत हुआ। मैं डायरेक्टली एक्यूरेटली आ नहीं पा रहा था आंसर ऑप्शन पे कन्विंसिंगली, क्योंकि मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया था। तो मैं मल्टीपल ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहा था कि ये ऑप्शन सही है गलत है। एग्जाम हॉल में पैनिक कर गया, या तो प्रैक्टिस की वजह से होता है, हो सकता है, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है, बट अल्टीमेटली क्योंकि मैं अपने मेंटल स्टेबिलिटी को एग्जाम में मेंटेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूज आउट कर गया। ऐसा होता है बहुत स्टूडेंट्स के साथ, दर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ऐसा नहीं है कि ये कर दिया तो बहुत बड़ा पाप करा है, बट इसको रिपीट नहीं करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप नहीं करोगे तो अगले साल फिर से रिपीट करोगे। फिर क्या फ़ायदा एग्जाम देने का, फिर क्या फ़ायदा एक साल वेस्ट करने का। बेटर है ना ही दो, कुछ और करो अपनी ज़िंदगी के साथ। तो अगर ये करना ही है तो फिगर आउट करो कि यार कहाँ गलती करी है, जिससे कि आगे बढ़ सको। अदरवाइज वहीं के वहीं रह जाओगे। ऐसा लगेगा कि ट्रेडमिल पे खड़े होकर चल रहे हो, पहुंचोगे कहीं नहीं। जिम में चले थे, जिम में बाहर निकलोगे। ठीक है ना? चाहते हो कि कहीं पहुंच जाओ, तो फिर फिगर आउट करो कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। उनको फिगर आउट करो, लिखो, और फिर समझो कि इनको कैसे मुझे ओवरकम करना है। जब ये आपका स्टेप हो जाएगा तब आपका स्टेप नंबर 2 आएगा। स्टेप नंबर 2 है कि जून से दिसंबर के बीच में क्या करना है। दो चीज़ें कर सकते हो। देखो, अगर आप मार्जिन पे हो और लग रहा है कि यार मार्जिन पे हूँ लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, बट फिर भी एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो स्टेप 1 में कम टाइम लगा के स्टेप 2 पे आ सकते हो, जिसमें आपको फिगर आउट करना है कि जून से दिसंबर के बीच में, या स्पेसिफिकली जून से अगस्त के बीच में क्या करना है। अगर क्लियर है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो फिर जून से दिसंबर के बीच में क्या करना है उस पर फोकस करो। आपको सबसे पहले तो अपना ऑप्शनल पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से जब एग्ज़ाम दोगे, अगर ऑप्शनल पे 300 वाली तैयारी नहीं है तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। लिख के ले लो, जब तक आपके 280 से 300 के बीच में ऑप्शनल में नहीं आएंगे, तब तक चांसेस बहुत कम है कि एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है।
ठीक है ना। अगर आपके एम्बिशन ही कम है कि 250 में ही निकालना है मुझे, तो 700-800 रैंक आ जाए मेरी, तो वो अलग बात है। ठीक है। नंबर 1, ऑप्शनल कंप्लीट करो और जीएस पेपर को रिपीट करो, जीएस पेपर को फिर से पढ़ के कंप्लीट करो। जीएस पेपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा एक बार तो, क्योंकि प्रीलिम्स दिया है, इसलिए मैंने लिखा है जीएस पेपर को दोबारा पढ़ो, रीड इट वंस अगेन। बट ऑप्शनल को आपको कंप्लीट करना है, ये आपको पूरा करना है, क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑप्शनल पेपर कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं होता। Focus on active revision and answer writing because this is something that you have to do between prelims and mains. अगर active revision, active recall और answer writing नहीं कर रहे हो तो वैसे ही एग्जाम नहीं क्लियर होना है, चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, चाहे कितना ही ऑप्शनल पढ़ लिया हो, कितना ही जीएस पढ़ लिया हो। एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिविजन नहीं किया, आंसर राइटिंग नहीं किया तो एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो क्यों ना इस जून से दिसंबर के बीच में इसकी आदत डाल दी जाए। वाई नॉट डेवलप अ न्यू स्किल ऑफ दिस। ओके। स्टेप नंबर 3 क्या है? जब आपने ये आदत डाल ली और करना शुरू कर दिया, तब आपको स्टेप 3 पे आना है। फाइंड वन और मोर एग्जाम्स फॉर बैकअप एंड लर्निंग। अब एग्जाम्स का ऑब्जेक्टिव खाली बैकअप नहीं होता, इतने डर में मत जियो, एग्जाम्स का ऑब्जेक्टिव लर्निंग भी होता है। जैसे कि मैंने अभी एक और सेशन में इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का ही पेपर डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने दिखाया था कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो फैक्चुअल थे, जो कि आरबीआई बैंकिंग एग्जाम्स वहाँ से इंस्पायर्ड थे, उस तरह के फैक्ट्स पूछे गए थे। तो वो लर्निंग हमें मिली कि यार उस तरह के फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। ये 2-3 क्वेश्चन जो बहुत आसान होते हैं वो लूज आउट हो रहे हैं। तो ऐसी लर्निंग आपको तभी मिलेगी जब आप कुछ और एग्जाम्स लिखोगे। उसमें आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम हो सकते हैं, 1 महीने की डेडिकेटेड स्टडी करो। और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स मेजॉरिटी जो हैं उनका सिलेबस अब यूपीएससी से अलाइंड है, सेम सिलेबस पढ़ना होगा, आपकी लर्निंग अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी। ऐसे ही आरबीआई का एग्जाम है जिसमें मंथ डेडिकेटेड स्टडी से एग्जाम दे सकते हो, जब दे सकते हो क्यों ना दो उसको, है ना। ऐसे ही कुछ स्पेशलाइज्ड एग्जाम है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कराती रहती हैं, 15 दिन 20 दिन में आप उन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि 1 या 2 एग्जाम उठाओ मेजर, उससे ज़्यादा मत उठाओ। और जो एग्जाम देने हैं वो बस देने के लिए जाके दे के चले आओ, जिससे कि कुछ लर्निंग हो जाए। बट मेजर स्टेट पीसीएस, आरबीआई और यूपीएससी, ये आप साथ में लेके चल सकते हो, चलना चाहिए। स्पेशली अगर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है, उस केस में क्या होता है, ये एग्जाम्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा भी देते हैं। ठीक है ना। स्टेप 3 कुछ और भी हो सकता है। वो कुछ और क्या हो सकता है? अगर एग्जाम दे दे के थक गए हो, 3-4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप फिर से उस साइकिल में नहीं फंसना चाहते हो, बिकॉज रियलिटी इज कि इन सारे एग्जाम्स में सक्सेस रेट बहुत कम है। तो या तो फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो जिससे कि आप एम्प्लॉयबल हो जाओ, या फिर प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो अगर क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं और अगर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या फिर कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज, स्पेशली एआई के कोर्सेज करना शुरू करो, जिससे कि आप एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पढ़ाई करके एम्प्लॉयबल हो जाओ। ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है क्योंकि स्किल बेस्ड कोर्सेज ढूंढना मुश्किल है जो एक्चुअल में अच्छे हों। इधर उधर की बातें तो बहुत लोग करते हैं, अच्छे कोर्सेज एम्प्लॉयबिलिटी जो बढ़ा सकें वो मुश्किल मिलते हैं, बट वो आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ हायर स्टडीज़ भी कर सकते हो और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढना स्टार्ट भी कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें एक्चुअली साथ साथ भी चल सकती हैं। तो अगर थक गए हो एग्जाम दे दे के, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गोइंग आउटसाइड, ट्राइंग समथिंग न्यू। सिविल सर्विसेज एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर रिपीटर हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम नहीं दिया है, थर्ड फोर्थ टाइम एग्जाम दिया फिर भी क्लियर नहीं हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 6 अटैम्प्ट दे रहा है तो मुझे भी 6 अटैम्प्ट दे के ही बाहर निकलना है। इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट प्रोडक्टिव एनी मोर, तैयारी नहीं कर पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, देन डोंट डू इट। अगर लग रहा है कि हाँ तैयारी अच्छी हो पा रही है, देन डू इट। ठीक है ना। दैट इज़ वॉट इज़ इंपॉर्टेंट। अपने आप से पूछना ज़रूरी है कि यार मैं तैयारी फुल प्रोडक्टिविटी से अच्छे से मेहनत से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ईगो पे मत लो, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद डिसाइड करो करना क्या है और फिर ये स्टेप्स यूज़ करना या फॉलो करना स्टार्ट करो। ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, यू कैन वेरी वेल पिंग मी, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर चैनल पे नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, वहां से भी बात कर सकते हो। ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। कीप स्टडिंग हार्ड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।